की चर्चा का जो प्रमुख विषय है वो झारखंड की धार्मिक सांस्कृतिक विशेषता से है। तो पहला प्रश्न है कि झारखंड में कुल कितने मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक धार्मिक वर्ग हैं। तो पहला, चौथा, दूसरा, पांचवा, तीसरा, छठवां और चौथा सातवां। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन है, छठवां। क्योंकि जो अल्पसंख्यक की परिभाषा है वो हमारे संविधान में दी नहीं गई है। अनुच्छेद 29-30 जो मौलिक अधिकार के संदर्भ में उसको हम पढ़ते हैं, जो अल्पसंख्यक अधिकार के संदर्भ में। लेकिन एक सामान्य सी हम विचारधारा लाते हैं कि वो जो 50% से कम संख्या में लोग हों, अगर भाषा में अगर वो भाषाई के अंतर्गत है तो वो भी 50% से कम हो, तो उसे हम अल्पसंख्यक मानते हैं। जैसा कि यहाँ राष्ट्रीय तौर पर 6 अल्पसंख्यक है भारत में, उसी तरह झारखंड में भी 6 अल्पसंख्यक है। जैसे मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है, जैन है, ईसाई है। तो आरंभ में जो मूल जो अल्पसंख्यक आयोग था 1992 का अधिनियम 93 में फॉर्म हुआ। इससे पहले 1978 में भी आयोग के रूप में आया। तो उसके जो वैधानिक मान्यता 1992 में मिली। तो उस वक्त तक जो है 5 वर्ग थे, लेकिन 2014 में जैन को जोड़ा गया। उसी तरह झारखंड में भी यह सम्मिलित हो गया। तो जैसे झारखंड बिहार से अलग हुआ तो 2001 के अधिनियम को हमने अंगीकृत किया इससे, और उसे अपने विधानसभा में पास करवाया। और उसके माध्यम से जो है ये वर्तमान में जो 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको मान्यता दी गई है। और बंगला और उड़िया को जो है वो भाषाई अल्पसंख्यक है, क्योंकि भाषा के अनुसार उनकी संख्या कम है। आप बोलिएगा कि आदिवासी भी तो 26% है, 50% से कम है, तो वो इसमें क्यों नहीं आते हैं। लेकिन वो उनके लिए पृथक अनुसूचित जनजाति जो ST कमीशन है और जो SC कमीशन है, फिर जो BC कमीशन है, वहाँ हम देखने को मिलता है कि अब संविधान में इसके लिए संशोधन भी हुआ कि आप इस प्रकार के जो है उसे संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है आर्टिकल 338 के तहत। और झारखंड में इसके जो क्रम है उसको समझना जरूरी है। यहाँ से प्रश्न इससे आते हैं। 2004 में जो पहली बार इसका निर्माण हुआ वो कमाल खान इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चाईबासा के मोहम्मद बारिक सदस्य बने। तो इसके अंतर्गत जो आरंभ में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 मेंबर होते थे। और बाद में जो अभी वर्तमान में जो इसके नियम चेंज हुए हैं 2018 में, उसके अंतर्गत 1 अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 5 मेंबर हैं। तो अंतिम रूप से जो कमाल खान का जो आरंभ का समय था वो ये जो अंतिम कार्यकाल था वो भी ख़त्म हो गया। उससे बीच में और भी लोग आए, लेकिन अभी वर्तमान में यह खाली है। तो यहाँ इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा है, यानी 6 वर्ग जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि 2021-22 बजट के अनुसार झारखंड में कुल कितने क्षेत्रीय भाषा केंद्र स्थापित होंगे। तो ये चूँकि अद्यतन प्रश्न है और पिछले साल भी इसकी घोषणा हुई थी, क्योंकि आउटकम बजट है तो यहाँ इसे बढ़ाया गया। तो पहला 9, दूसरा 10, तीसरा 11, चौथा 12। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला है। और इसके अंतर्गत जो 9 क्षेत्रीय भाषा के लिए केंद्र बनाए जाएंगे ताकि इसका उत्थान हो, इसकी अध्ययन सामग्री विकसित हो, और इसके साथ साथ सरकार मैकेनिज्म बनाए और इस मैकेनिज्म को जो है डेवलप किया जाए। तो वर्तमान में 16 जो है हमारे पास जो सेकेंड लैंग्वेज दर्जा प्राप्त है राज्य के अनुसार, लेकिन उसके लिए अभी 9 अभी जो क्षेत्रीय भाषा है उसके लिए हम इस संरचना का निर्माण कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय भाषा केंद्र की स्थापना कर रहे हैं। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा मिलान गलत है। तो पहला, झारखंड बौद्ध धर्म जिसका मिलान है करुआ ग्राम धनबाद। दूसरा, झारखंड जैन धर्म जिसका मिलान है पारसनाथ पहाड़ी। तीसरा, झारखंड मुंडा राज्य, उसका मिलान है सुती आम्बेगढ़। और चौथा, झारखंड ईसाई धर्म जिसका मिलान है सरायकेला। तो ये इसका जो सही उत्तर है चौथा, सरायकेला ईसाई धर्म। चूँकि ईसाई धर्म से संबंधित कुछ ऐसी संरचना नहीं है जो सरायकेला में हमें देखने को मिले। तो सरायकेला जो है वो
पुड़ाहाट शासक से स्प्लिट किए हुए जो सरायकेला वंश है उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ मंदिर आपको बहुत देखने को मिलेंगे। और झारखंड में जो बौद्ध धर्म है, जो करुआ ग्राम है धनबाद, और इसके अलावा जो बुद्धपुर का जो क्षेत्र है वहाँ हम देखेंगे। अभी भी जो 2021 में कुछ दिन पहले हजारीबाग में जो है वो 7th से 11th सेंचुरी के जो बौद्ध कालीन मूर्ति मिले, जो कायत्सक मुद्रा में है, वो खड़े मुद्रा में है, तो अभय मुद्रा में वो प्राप्त हुए हैं। और जैन धर्म झारखंड में वो पवित्र स्थली के रूप में जो पारसनाथ पहाड़ी है, जो समेत शिखर है, वो उसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। और जो मुंडा राज्य है झारखंड, सुतियाम्बेगढ़, चूँकि जो आरंभिक जो फनी मुकुट राजा थे नाग, जो कि मदरा मुंडा के सहयोग से बने थे, तो मदरा मुंडा की राजधानी ही सुतियाम्बेगढ़ थी, जो वर्तमान रांची के पिठोरिया में है। और वहाँ पहली राजधानी फनी मुकुट राय ने भी बनाई। बाद में ये राजधानी सुतियाम्बे से जो है वो चुटिया गई, चुटिया से खुकड़ा गई, खुकड़ा से वो राजधानी दोइसा गई, उसके बाद पालकोट गया, नौरतनगढ़ गया, फिर सतरंजी, उसके बाद अंतिम रूप से अभी जो हम देखते हैं रातू है। तो ये इसका जो संबंध है वो मुंडा राज से है, सुतियाम्बेगढ़ का, इसको हमें समझना चाहिए। इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरना धर्म का पर्यायवाची नहीं है, यानी पर्यायवाची है। पहला आदि धर्म, दूसरा हिंदू धर्म, तीसरा ईसाई धर्म और चौथा देसरा धर्म। तो इसका जो पर्यायवाची है सरना धर्म का वो पहला आदि धर्म है। आदि धर्म जो है वो पुस्तक भी है रामदयाल मुंडा की, और सिलेबस में भी एक प्रमुख भाग है, जिसमें कि हमें सरना धर्म यानी जो प्रकृति की पूजा है, जो हमारे जो मूल प्रकृति की अवस्था है, क्योंकि कोई भी धर्म का जो विकास है वो यहीं से आरंभ होता है। कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, दशा हैं, चाहे वो भौतिक हो आध्यात्मिक हो, उसका संबंध जो है वो सरना धर्म से रहता ही है, और यही इसका मूल है। तो जो आदि धर्म में ये सब बातें की गई हैं, वो पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। इसे देखने में काफ़ी मोटी है, लेकिन बहुत बढ़िया पुस्तक है वो, उससे आपका कंसेप्ट बनेगा। और जो आज सरना धर्म कोड जो मामला चल रहा है, उसको भी आप वहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके राजनीतिक पहलू को तो आपको समझना है, लेकिन इसके जो आध्यात्मिक पहलू हैं या भौतिक पहलू हैं, जो असल में कुछ बात रखते हैं, उसको आपको जानने का प्रयास करिए। और सिर्फ आदि धर्म ही नहीं, ये चूँकि तो सिलेबस में ही है आपके, इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें गिरधारी रामगंजू की जो टेक्स्ट किताबें हैं, चाहे राम खिलावन पांडे की हों या जगदीश तिरुनायत की हों, डॉक्टर सुरेश सिंह की हों, ये सब पुस्तकों को आप बाज़ार में नहीं मिले तो लाइब्रेरी में पढ़ने का प्रयास करें, काफ़ी आपको नॉलेज होगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है आदि धर्म वो सही है। अगला प्रश्न है कि लोक कथा के अनुसार मुड़मा जतरा का संबंध किस वर्ग के संघर्ष से है। क्योंकि लोक कथा आपका सिलेबस है झारखंड में, लोक कथा या लोकगीत, ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई भी सिविल सर्विस में इस प्रकार का सिलेबस होगा, क्योंकि लोक कथा लोकगीत से इतिहास का निर्माण होता है। तो ये प्रश्न मैं फिर दोहराता हूँ कि लोक कथा के अनुसार मुड़मा जतरा का संबंध किस वर्ग संघर्ष से है। तो पहला हो संथाल, दूसरा उरांव मुंडा, तीसरा मुंडा नाग और चौथा चीक असुर। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है उरांव मुंडा, क्योंकि इतिहास में तो है ही है, लेकिन इससे लोक कथा में अधिक मान्यता मिली है। आप पुस्तकों में से पढ़िएगा कि इतिहास है कि उरांव जो है वो द्रविड़ियन सेक्ट के थे, वो रोहतास होते हुए पलामू होते हुए यानी सोन नदी को पार करते हुए पलामू आए, फिर रांची आए और इस भाग में बसे। तो इसी क्रम में जब वो विस्थापित हो रहे थे, क्योंकि द्रविड़ सेक्ट में भी आप देखें तो वहाँ जो हिंदूवादी मान्यताएं स्थापित हुई, तो वहाँ संघर्ष बढ़ा और वहाँ से उरांव को हटना पड़ा। तो इस प्रकार का जो वर्ग संघर्ष है वो पूरे विश्व में देखने को मिलता है, चाहे तमिल में हो, यहूदी का हो, चाहे वो मैक्सिको अमेरिका के बीच हो। तो ये वर्ग संघर्ष उरांव और मुंडा के बीच था। इसका जो दूसरा ऑप्शन वो सही है, क्योंकि जैसा मैं कहानी बता रहा था कि वो रोहतास होते हुए सोन नदी को पार किया,
ऐसा पुस्तक में है और लोक कथा में भी है। और तब यहाँ मुगलों से इनका संघर्ष हुआ और ये भागकर जो है वो पलामू से रांची आए और यहाँ फिर मुंडाओं से इनका संघर्ष हुआ। तो मुंडा यानी मुड़मा यानी मुंडा, तो मुंडाओं ने जो है समझौता किया, इन्हें जो है वो क्षेत्र दिए और कहा कि आप इसे जंगल को साफ करके इसे खेती योग्य भूमि बनाए, वासी योग्य भूमि बनाए। तो ये भूइयार जो शब्द है आप देखिएगा कि उरांव ने जो जंगलों को साफ किया। और ये आपको जो मुड़मा गांव है वो रांची से 28 किलोमीटर दूर जो डाल्टनगंज रोड में है, NH में है। आज भी बहुत बड़ा मेला लगता है दशहरा के अवसर पर, जो है आप देखिएगा यहाँ बहुत ही बड़ा मेला होता है। और ये मेला इसी के उपलक्ष्य में होता है। ये जो कथा है, लोक कथा है, उसके अनुसार जब जो उरांव के 40 पढ़ा लोग, यानी मैंने जैसे पहले भी बताया आपको क्लास में कि जो उरांव शासन व्यवस्था है वहाँ कई सारे पढ़ा राजा है। जैसे मुंडा में एक पढ़ा राजा है, उरांव में कई सारे पढ़ा राजा है। तो उरांव के 40 पढ़ा राजा जो थे वो लोग इसके समझौते की खुशी में, चूँकि एक प्रकार से एक अलग अप्रोच है, कोई वर्ग संघर्ष तो था ही, लेकिन एक समझौता हुआ मुंडाओं से और उसी के उपलक्ष्य में ये मेला लगता है। जो यहाँ के जो जतरा जो गुरु हैं वो उसकी पूजा भी करते हैं विधिवत। एक प्रकार से यूनिक टाइप का आदिवासी शक्तिपीठ है, इसे डेवलप भी किया जा रहा है और ऐसे पीठ को डेवलप भी करना चाहिए, क्योंकि इसका धार्मिक प्रभाव तो है ही, सांस्कृतिक प्रभाव तो है, इससे आज के दिन में इसका सामाजिक प्रभाव है। क्योंकि इस प्रकार के उदाहरण आने चाहिए कि हर चीज़ जो है वो वर्ग संघर्ष से संभव नहीं हो, समझौता से भी हम बहुत बड़े मामले हल कर सकते हैं। और ऐसा हुआ। ये एक प्रकार से हमने जनजातीय आत्मसातीकरण किया और जो है इसके इतिहास को हमें जानना है तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा है, उरांव मुंडा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सरना धर्म गुरु है? तो पहला बंधन तिग्गा, दूसरा कामिल बुल्के, तीसरा रामदयाल मुंडा और चौथा बंधु तिर्की। तो चूँकि सरना धर्म कोड पर बात चल रही है तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए नेशनल लेवल पर भी, क्योंकि सिर्फ स्टेट लेवल में नहीं। तो इसका जो पहला उत्तर है बंधन तिग्गा, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सही है। आप अगर 2-3 दिन पहले देखें तो उन्हें कैंसर हो गया है जो सरना धर्म गुरु हैं, और उसके लिए जो है मुख्यमंत्री ने अपने राहत कोष से जो है कुछ अनुदान दिए हैं ताकि उनका इलाज हो। और ये शर्मा धर्म प्रचारक के रूप में इनकी छवि है। ये आदि धर्म की कथाओं को सुनाते हैं और एक प्रकार से अलग अप्रोच पे काम करते हैं। क्योंकि जैसा मैं बता रहा था कि सरना जो एक प्राकृतिक धर्म है उसे कोड के रूप में मानने के लिए बात की गई है। क्योंकि अब देखा जा रहा है कि आदिवासियों के बीच जो झारखंड में 50% से अधिक जनसंख्या थी वो 26 पर सिमट गई है। तो ऐसे में ये चुनौती है कि अपने अस्तित्व को आदिवासियों को बचाना है। वो कहीं ना कहीं बहुत पुरानी सभ्यता है, क्योंकि वो व्यवस्थित नहीं हो पाई किताबों में, संगठित नहीं हो पाई कानूनों में, तो वो ईसाई धर्म या हिंदू धर्म या अन्य धर्म को अपनाती है। लेकिन आज भी 10 करोड़ जो है भारत में आपको आदिवासी मिलेंगे, जो टोटल जनसंख्या का 8% है। हमारे झारखंड में 86 लाख आदिवासी हैं। सबसे अधिक अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ है। तो झारखंड में इसका प्रतिशत 27% है। तो इस प्रकार से जो यहाँ ऑप्शन है बंधन तिग्गा वो सही है। और कामिल बुल के जो है इनकी पहचान भी बहुत अच्छी छवि थी। ये बेल्जियम के पादरी थे। इन्होंने हिंदी संस्कृत में काफ़ी अध्ययन किया और भारत में इसके लिए काम भी किया। वर्तमान में जो संजीवी वाला मार्ग है उसे कामिल बुल के पद भी कहते हैं, जो रांची में। रामदयाल मुंडा जो है आपको बहुत कम किस पुस्तकों में आप पाएंगे कि रामदयाल मुंडा के जो पिता थे गंधर्व मुंडा, वो भी एक मुंडा पुजारी थे, मुंडा पाहन थे, जो कि वर्तमान में आप रांची जो जमशेदपुर मार्ग पे जो तमाड़ में देवरी मंदिर है, 16 भुजी जो प्रतिमा है माँ की शक्तिपीठ है,
वहाँ ये जो 6 दिन जो है पाहन यानी मुंडा जो पूजा करते हैं उसमें से ये प्रमुख पुजारी खुद थे रामदयाल मुंडा। और बाकी जो एक दिन होता है वो ब्राह्मण पुजारी द्वारा होता है। लेकिन ये सरना धर्म गुरु नहीं हो पाए, वो उसका उनको दर्जा नहीं मिला। बंधु तुर्की चूँकि वो सरना धर्म की बात करते हैं लेकिन राजनीतिक छवि वाले व्यक्ति हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि सरना धर्म कोड है, उसकी आवश्यकता है, जरूरी भी है वो, क्योंकि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ उसको क्लासिफाइड करेंगे, एक प्रकार से आप घोषणा भी कर रहे हैं कि आप ईसाई नहीं हैं या हिंदू नहीं हैं। आपको वहाँ से बचना पड़ेगा। हो सकता है आगे इसी भय से लोग अपने मूल सरना धर्म में बने रहें, अपने अस्तित्व को बचाएं। कहीं ना कहीं आप अगर आप रांची जाइएगा तो वहाँ आपको काफ़ी ईसाइयत का प्रभाव दिखता है। हजारीबाग, रांची, खूंटी ये में जो मूल संस्कृति से अलग जो है वो उनके कर्मकांड को अपना रहे हैं। बाकी और क्षेत्रों में जाइएगा तो वो आपको दिखेगा कि वो हिंदू धर्म से संबंधित कर्मकांड है। तो इस प्रकार तो कोर्ट की आवश्यकता है और झारखंड विधानसभा ने इसे पारित भी कर दिया है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है बंधती का वो सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा मिलान गलत है। पहला, झारखंड में हिंदू धर्म मिलान है 68%। दूसरा, झारखंड में ईसाई धर्म जिसका मिलान है, इस्लाम धर्म जिसका मिलान है 16%। तीसरा, झारखंड में ईसाई धर्म जिसका मिलान है 19%। और चौथा, झारखंड में सिख धर्म जिसका मिलान है 0.22%। तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा, झारखंड में ईसाई धर्म 19% नहीं है, वो 9 से 10% है। कहीं 4 भी लिखता है लेकिन जो एक्चुअल डाटा जो अभी आया है वो 9% का है। इस प्रकार आप देखिएगा कि झारखंड में सर्वाधिक आपको हिंदू धर्म के लोग मिलेंगे, जबकि यहाँ ये प्रतिशत कभी आदिवासियों की हुआ करती थी। अब ये बहस का मुद्दा है, इस पर नहीं पढ़ना चाहिए कि किसने कौन सा धर्म ग्रहण किया। 2017 में भी झारखंड जो है वो दूसरा राज्य बना है छत्तीसगढ़ के बाद जिसने कि इस प्रकार के धर्मांतर पर कड़े कानून बनाए, एक्ट बनाई, नीति बनाई है। इस्लाम धर्म झारखंड में जो 16% है वो भी सही है। अब देखिएगा कि इनका आगमन जो है सल्तनत काल में बढ़ा, फिर मुगल काल में भी और हावी होते गए, ब्रिटिश काल में भी अब देखिएगा कि इनका प्रवेश हुआ है काफ़ी। तो ये 16% सही है। तीसरा, ईसाई धर्म जैसा मैंने बताया जो गलत है। झारखंड में सिख वो 0.22% हैं। बौद्ध जो है वो 0.03% हैं। पारसी 0.1% हैं। जैन 0.05% है। तो इस प्रकार हम अल्पसंख्यक को इनको देख सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये झारखंड में अल्पसंख्यक है हिंदू धर्म को छोड़कर। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने पारसी परिवार 2020 के अनुसार हैं। तो पहला 125 परिवार, दूसरा 200 परिवार, तीसरा 350 परिवार और चौथा 400 परिवार। तो इसका सही उत्तर है पहला 125 परिवार। तो जैसा मैंने बताया कि पारसियों की जनसंख्या पूरे झारखंड में नहीं भारत में ही बहुत कम है, क्योंकि इसमें मेल फीमेल रेशियो भी बड़ी विसंगति में पाया जाता है। इसके लिए काफ़ी सारे सरकार के द्वारा जियो पारसी स्कीम भी चलाई जा रही है ताकि इनका धार्मिक संश्लेषण हो दूसरे धर्म समुदाय से उस विवाह के मामले में। और अब देखिए कि जो झारखंड में संकेतन है वो किस प्रकार से आर्थिक लीडरशिप प्रदान करते हैं। जो रतन टाटा अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं, उनके जो पूर्वज थे टाटा, वो पारसी से आए थे, यानी फारस ईरान से आए थे। और ये पारसी जो है वो जरथुस्ट्र पारसी हैं। एक जो मुस्लिम पारसी है वो अलग होता है, ये जो अग्नि की पूजा करता है वो अलग पूजा होता है। इनका अपना मंदिर भी 1954 में जो जमशेदपुर में बना है और आज भी वो कर्मकांड करते हैं अपना। और जो टाटा है वो अंतर्राष्ट्रीय उसकी छवि है और झारखंड में काफ़ी उसका योगदान है। जमशेदपुर शहर अपने आप में आप अगर देखिएगा तो काफ़ी मेंटेन है और काफ़ी उसका विश्व में नाम है। तो जो 125 परिवार हैं पारसी आज भी जमशेदपुर में रह रहे हैं, ये आंकड़े में ये बात आई 2020 में। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि अंगिका भाषा को झारखंड की द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब मिला। तो
तो पहला 2016, दूसरा 2017, तीसरा 2018, चौथा 2020। तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा 2018, चूँकि ये अब इसको मिला के यानी जो 15 सेकेंड लैंग्वेजेस था वो अब 16 सेकेंड लैंग्वेज हो गया, यानी राजभाषा का इसको दर्जा दे दिया गया है। राजभाषा कहने से उसके लिए काफ़ी सारे काम होंगे, उसे आप एग्जाम में ले सकते हैं, उसके अनुवादक होंगे हर प्रखंड में, उससे संबंधित जो है मैकेनिज्म तैयार होगा, आगे जाके भाषाई केंद्र बनेंगे, कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई होगी। तो इसको सिर्फ घोषणा ही नहीं, इसके लिए मैकेनिज्म तैयार करना पड़ता है सरकार को, काफ़ी खर्च आता है। तो ये अंगिका क्या है? जो अंगिका आप अगर इसको तोड़ें, अंग जोड़ी का, तो अंग जो है वो ऐतिहासिक, हमारे इतिहास में प्राचीन काल में एक वंश है, क्षेत्र है, जिसे भागलपुर का क्षेत्र। तो ये भागलपुर का जो क्षेत्र है हमारे झारखंड में, अगर आप देखिएगा, अगर आप तिलका मांझी के इतिहास को लें तो वहाँ आपको दिखेगा कि जो दुमका, संथाल परगना, गिरिडीह, जामताड़ा में इनका जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र एक प्रकार से जो जंगल महाल के क्षेत्र में 1805 में अंग्रेजों ने बनाया, उससे पहले जो 1773 में रामगढ़ हिल ट्रैक है वहाँ भी ये सम्मिलित किया गया, जो भागलपुर से पूरा संथाल परगना का क्षेत्र है। फिर जब 1805 में जंगल महल बना तो ये क्षेत्र सम्मिलित था। 1824 में दामिनी था तो भी यह सम्मिलित था, लेकिन 1833 में जब साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बना, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, तो वहाँ ये अलग हो गया, पृथक हो गया। लेकिन आप कोई भाषा, संस्कृति, खान पान, कपड़ा को आप अलग नहीं कर सकते हैं, उसका बाउंड्री नहीं बना सकते हैं। उसका जो पेदन क्षमता है वो बहुत अधिक होती है। तो उसी प्रकार जो अंगिका भाषा है वो एक प्रकार से टूटी हुई मगही भाषा है, जो कि नेपाल की तरह ईसाई है, और वो भाषा जो है आज भी बोली जाती है, जिसे स्थानीय रूप में छेछा भाषा भी कहते हैं। आप सुनिएगा, वो सुनील छैला जो बिहारी है, वो उसके गीत काफ़ी सारे उसके गाने आते हैं, उसी भाषा में गाते हैं। तो इस प्रकार झारखंड में उसको बोलने वाले की संख्या बहुत अधिक है। जैसा मैंने बताया कि जो भागलपुर से लगा हुआ क्षेत्र है, संथाल परगना का है, गिरिडीह का है, कुछ हजारीबाग का है, जामताड़ा का है, वहाँ ये अधिक प्रयोग में है। तो इस संदर्भ में इसे 2018 में 16वां राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो अंगिका भाषा आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में जानने के लिए। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस जिले में मुसलमानों की जनसंख्या सर्वाधिक है? और पहला पाकुड़, दूसरा साहेबगंज, तीसरा जामताड़ा, चौथा धनबाद। इसका सही उत्तर है पहला पाकुड़। तो इसका जो प्रतिशत है वो 35% है, जबकि साहेबगंज का 34 है। ऐसे तो इन तीनों जिलों में मुसलमानों की जनसंख्या काफ़ी अधिक है, लेकिन पाकुड़ में जो है वो काफ़ी अधिक है। बगल में आप देखिएगा कि पश्चिम बंगाल से सटा राज्य है, एक कॉरिडोर भी है, जो जामताड़ा का कॉरिडोर है, जो कि बांग्लादेश से भी सटता है। एनआरसी के मामले जब आए तो उसमें बहुत सारी ये बातें आई कि यहाँ भी कई लोगों के एनआरसी हो सकता है, और यहाँ शुरू से देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट है, जैसे आलमगीर आलम है, वो जीतते आ रहे हैं, बराबर उनका चुनाव में वर्चस्व रहा है, जो कांग्रेस के अभी वर्तमान में मंत्री भी है हमारे झारखंड में। तो ऐसे झारखंड में 6 जिले हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बहुत अधिक है, और इनमें मुख्य रूप से 15 सूत्री कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। जैसा के लिए जानने के लिए जरूरी है कि ये 15 सूत्री कार्यक्रम क्या है। जैसे 1975 में इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए, तो 15 पॉइंट्स कार्यक्रम भी बाद के दिनों में चलाए गए, जिसमें कि मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया। उसके जो पॉइंट्स थे, दंगा प्रभावित बातें थी, उनके जो संरचनात्मक सुधार थे, आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब से जुड़ी हुई बातें, नौकरी से जुड़ी हुई बातें, इन पर जोर दिया गया। जब सच्चर कमेटी आई 5 और 6 में, तो फिर इसका दायरे को बढ़ा दिया गया। आप देखिएगा कि 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय ही आया, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो है संचालित की जा रही हैं। पूरे अगर भारत में ले तो आपको लक्षद्वीप जो है सबसे अधिक मुस्लिम कवरेज वाला एरिया मिलेगा, 96% आपको मिलेगा। तो इस प्रकार के आंकड़े से संबंधित
प्रश्न आते हैं। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन, पाकुड़।